हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसके हमने टोटल अब तक 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपने भी उन सभी के सभी 6 पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा डियर। आज जो हम बात करेंगे आपके 7 पार्ट की बात करेंगे, और जो 7 पार्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपके 6 पार्ट्स में कहीं ना कहीं वो आपके आए होंगे डियर। तो बेटर है अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स कवर नहीं किया है तो आप पहले प्रीवियस पार्ट को कवर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चंस है मुझे लगता है अब तक 6 पार्ट्स में आपने 2 बार इस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। यार मेरा तो काम ही है कि मैं तो इसको थर्ड टाइम भी करवाऊंगा, बट आप भी क्या इसको थर्ड टाइम कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं? अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है और ज्यादा बढ़ जाएगा। बेटर है आप उसी वे में स्टडी कीजिएगा जिस वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि लाइव लोड्स विद द टाइम कैन वेरी, कि जो आपका लाइव लोड होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। तो उसका क्या क्या वेरी करता है? सर उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, या उसकी पोजीशन भी वेरी करती है, या सर ना तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है और ना ही सर उसका पोजीशन वेरी करता है, और लास्ट ऑप्शन है कि सर उसका पोजीशन भी वेरी करता है टाइम के साथ और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है। तो अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को ये बताना चाहूँ कि जब हम किसकी बात करते हैं सर, आपके लोड्स की बात करते हैं, तो लोड्स के लिए आपके लिए क्या जानना जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन। बहुत बार ये क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि आप इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन बता दीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से आप सभी को पता है कि आपका आरसीसी का क्या होता है, डीएसएस का क्या होता है, ये सब चीज। तो लोड्स का जो आपके पास इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन होता है वो आपका लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 875 नंबर से इन 1987। और ये जो 1987 में जो पब्लिश किया गया था, ये तब से लेके आज तक हम इसी लोड की चर्चा करते हैं। क्लियर है? इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं डियर? यहाँ पर इसके टोटल आपके पास 4 पार्ट्स है, देखना है, सॉरी 5 पार्ट्स है। पार्ट्स 1 की बात करेंगे हम, पार्ट्स 1 है इसका, और दूसरा भी पार्ट्स है सर इसका, तो उसको हम पार्ट्स 2 में रखेंगे, और जो तीसरा पार्ट है सर उसको हम पार्ट्स 3 में रखेंगे। ठीक है, पार्ट्स 3 में रखेंगे। और चौथा पार्ट भी है आप इसका, बिल्कुल है सर, पार्ट्स 4 भी है सर इसका, और लास्ट में इसका एक और पार्ट्स है जो स्पेशल पार्ट्स है आपका, पार्ट्स 5th भी है। अगर यहाँ पे बात की जाए आपके पहले पार्ट्स की, तो पहले पार्ट्स में हम किसकी स्टडी करते हैं और किसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं? हम अपने डेड लोड का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। अगर पार्ट्स 2 की बात करते हैं तो किसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं सर, यानी कि फुल डिटेल देखते हैं, तो हम अपने लाइव लोड की बात करते हैं। लाइव लोड को मैं इंपोज लोड भी लिखता हूँ, IL भी लिखता हूँ। उसी तरह से पार्ट 3 में हम किसकी बात करते हैं सर? पार्ट 3 में हम विंड लोड की बात करते हैं, WL लिखूं, या मैं आपको स्लैश करके अर्थक्वेक लोड भी इसके अंदर आएगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोड को कंसीडर करते हैं अपना विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तो आपको एक ही टाइम पे एक ही लोड कंसीडर करना है, क्योंकि जब भी आपके पास इस लोड की कंडीशन होती है या तो फिर विंड लोड ही आएगा या फिर अर्थक्वेक लोड आएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी आज तक कभी नहीं बनी कि वहां पे सर विंड लोड भी आ रहा है और अर्थक्वेक लोड भी आ रहा है। सिंगल ए टाइम आपके पास एक ही लोड एक्ट करेगा। पार्ट 4 में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं आपके स्नो लोड की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पार्ट 5th में, तो पार्ट 5th में कुछ स्पेशल लोड आते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस की बात की जाती है। किसकी सर? आपके पास स्पेशल लोड आते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस की बात की जाती है, एंड कॉम्बिनेशंस की बात की जाती है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये तो आपको पता लगा कि जो लाइव लोड है उसका जो कोडल प्रोविजन है वो IS 875 1987 पार्ट 2 के अंदर आता है। क्लियर है? अब लाइव लोड क्या होता है, तो लाइव लोड को जानने से पहले मुझे थोड़ा सा डेड लोड के बारे में जानना है डियर। तो देखते हैं डेड लोड आपके पास क्या होता है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इजिली क्या कर पाओ, इसको डिफरेंशिएट कर पाओ। क्लियर है? तो पहले हम किसकी बात करेंगे सर? हम बात करेंगे आपके डेड लोड की, और दूसरी हम किसकी बात करेंगे? अपने लाइव लोड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी नेमिंग जानना बहुत जरूरी है। डेड लोड को आप क्या बोलते हैं? सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? आपके लाइव लोड की, तो इसको आप इंपोज लोड भी बोलते हैं। कौन सा लोड सर? इंपोज्ड लोड।
तो ये भी आप लिख दीजिएगा, इम्पोज लोड भी सर हम इसको बोलते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं जो डेड लोड होता है, डेड लोड आपका हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो डेड लोड क्या है? डेड लोड, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेड लोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है आपका? ये ग्रेविटी लोड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी लोड। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप, ये ग्रेविटी लोड का एग्जाम्पल है। और जो आपके पास यहाँ पे ग्रेविटी लोड होता है वो कैसे एक्ट करता है? एक्ट डाउनवर्ड। कैसे एक्ट करता है? डाउनवर्ड करता है डियर आपका। ठीक है, एक्ट कैसा करता है? डाउनवर्ड करता है आपका वर्टिकली। तो ये भी लिख देते हैं आप, वर्टिकली करता है। क्लियर है? अगर मैं सर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें कुछ आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी आते हैं सर, कुछ क्या आते हैं सर? आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी होते हैं इसमें, और कुछ इसमें नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी होते हैं डियर। कैसे क्या होते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें क्या क्या आता है? जैसे आपका बीम हो गया, तो बीम भी इसका एग्जाम्पल है। आपका स्लैब का लोड हो गया, आपका कॉलम का लोड हो गया, आपके कंक्रीट का लोड हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है? बट नॉन स्ट्रक्चरल की हम बात करते हैं तो नॉन स्ट्रक्चरल में आपका क्या आता है? जैसे फ्लोर कवरिंग हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फ्लोर कवरिंग हो गया आपके पास, और फॉल सीलिंग हो गया डियर। ठीक है, फॉल्स सीलिंग हो गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया है किसके बारे में? डेड लोड के बारे में। और जो डेड लोड होता है आपके पास से क्या होता है? ये सर आपका परमानेंट लोड होता है। कैसा होता है सर? ये परमानेंट लोड होता है। परमानेंट लोड होने के साथ साथ ये क्या करता है देयर? डू नॉट देयर चेंज, डू आप लिख सकते हैं डज नॉट। ठीक है, डज नॉट देयर, ये ना तो अपनी शेप को चेंज कर पाता है, शेप की जगह मैं क्या लिखता हूं कि डज नॉट देयर चेंज पोजीशन। ना तो ये सर अपनी पोजीशन चेंज कर पाता है, और ना ही सर ये मैग्नीट्यूड चेंज कर पाता है, और ना ही सर ये क्या चेंज कर पाता है? आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर पाता है। सर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जहां पे आपका लोड लग रहा है, क्लियर है, वो उसको भी चेंज नहीं कर पाता है, यानी कि आपका परमानेंट है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? ना तो पोजीशन चेंज कर सकता है, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, और ना ही आपका ये क्या कर सकता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर पाता है। बट जब हम किसकी बात करते हैं? आपके लाइव लोड की बात करते हैं, तो लाइव लोड को हम क्या बोल सकते हैं सर? आपका इंपोज लोड भी बोलते हैं। अब जो ये इंपोज लोड होता है आपके पास, ये कैसा होता है सर? इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देखूं, ये चीज काम की है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आ गया जैसे फर्नीचर आ गया, क्या आ गया सर? आपका फर्नीचर आ गया, आपका इक्विपमेंट आ गया। ठीक है, एंड ऑक्यूपेंट ऑफ द स्ट्रक्चर आ गया, एंड ऑक्यूपेंट ऑफ स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। ठीक है, यानी कि जितने भी मूवेबल है आपके पास। बट ये होता कैसा है सर? जैसे ही आपके पास परमानेंट होता है, ये आपके पास टेम्परेरी होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। जैसे आपका स्ट्रक्चर बन गया होगा, तो स्ट्रक्चर बनने के बाद आप क्या करोगे? अपने रूम के अंदर क्या रखोगे? टेबल रखोगे, फैन रखोगे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स रखेंगे जो मूवेबल होते हैं। तो किसके अंडर आते हैं? आपके वो लाइव लोड्स के अंडर आते हैं। क्लियर है? और जो हमारे पास लाइव लोड होता है, इसका क्या होता है देयर? चेंज देयर। ये क्या करता है? चेंज देयर। ये सर अपनी पोजीशन को भी चेंज करता है, पोजीशन को भी चेंज करता है अपना, और किसको चेंज करता है सर? और अपनी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है, और आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी चेंज करता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस को भी क्या करता है डियर? ये चेंज करता है। क्लियर है? तो आपको तो ये मिल गया है, तो यही तो बोल रहा है लाइव लोड। लाइव लोड क्या है? जो पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है आपका? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डेड लोड का जो है ये आपका IS 875 1987 पार्ट 1 में मिलेगा, और ये आपके पास पार्ट 2 में मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो बेसिक डिटेल्स थी आपकी डेड लोड और लाइव लोड की, हमने क्या कर दी यहाँ पे? फुलफिल कर दी है। क्लियर है? तो मुझे आंसर भी मिल गया। यहाँ पर क्या आंसर आ गया सर? डी इसका राइट आंसर आ गया है।
अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि इम्पैक्ट लोड रिजल्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ इफेक्ट टू द लोड अप्लाइड, कि जो आपका इम्पैक्ट लोड है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इम्पैक्ट लोड की, किसकी बात कर रहे हैं हम, इम्पैक्ट लोड्स। तो इम्पैक्ट लोड को मैं सडन लोड भी बोल सकता हूं। कैसा लोड, सडन लोड बोल सकता हूं। तो इससे क्या इफेक्ट आता है सर, तो इससे हमारे पास डायनामिक इफेक्ट आता है। कैसा इफेक्ट आता है सर आपके पास, डायनामिक इफेक्ट आता है। तो यहीं से तो आपको मिल गया है डायनामिक इफेक्ट आता है। डायनामिक इफेक्ट के एग्जांपल बता सकते हैं, जी हम बता सकते हैं। जैसे आपका हैमरिंग एक्शंस हो गया, आपका हेलीकॉप्टर्स का हॉर्न हो गया आपका, तो यहां पे हो गया सर आपका हैमरिंग एक्शंस। हैमरिंग एक्शंस हो गया आपका, ठीक है, और आपका हेलीकॉप्टर, ये किसके एग्जांपल है, आपके डायनामिक इफेक्ट के एग्जांपल है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्री कास्ट पाइल जनरली यूज्ड एज, कि एक आपके पास प्री कास्ट पाइल है, उसका हम जनरली यूज करते हैं सर्कुलर प्री कास्ट पाइल का करते हैं, कि स्क्वायर का करते हैं, कि सर ऑक्टागोनल का करते हैं, या स्क्वायर विद कॉर्नर चैम्फर्ड का करते हैं। यहाँ पे चैम्फर्ड का मतलब क्या है, चैम्फर्ड का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी आपके पास जो स्क्वायर पाइल्स होती है, उस स्क्वायर पाइल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको स्लोप में काटा जाता है, उसको हम चैम्फर्ड बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूं, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर पाइल्स की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू IS 2911, ये कोड है इस किसका, आपका प्री कास्ट पाइल का है। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि प्री कास्ट पाइल का कोड बताइएगा, या बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आपका प्री कास्ट पाइल का कोड है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपके, जिसमें आपका कहा रहेगा, ये आपका पार्ट 3 में रहेगा आपके पास 5.11/13, ये आपका क्या रहेगा, इसका कोडल प्रोविजन रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि जो आपके पास ड्रिवन प्री कास्ट पाइल होगा, ड्रिवन प्री कास्ट पाइल जो होगा, वो आपके पास क्या हो सकता है सर, वो आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और आपके पास स्क्वायर विद कॉर्नर जिनके कैसे हो, चैम्फर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही तरह की आपको बनाने की कोशिश करूंगा, स्क्वायर भी बनाऊंगा, स्क्वायर पाइल भी, और आपके पास ये भी। तो ये तो आपके पास स्क्वायर पाइल हो गई है, ठीक है। और हम दूसरी जो पाइल्स बनाने जा रहे हैं वो कौन सी आपके पास, चैम्फर्ड बनाते हैं। स्क्वायर है बट वो क्या है, उसके कॉर्नर को कट किया गया है। तो ये है आपके पास स्क्वायर की तरह ही बनेंगी। यहाँ पर ये स्क्वायर है, और यहाँ से इसको मैंने थोड़े से इसके क्या कर दिए है, कट कर दिए है कुछ इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है। तो यानी कि मैंने इसके कॉर्नर्स को क्या कर दिया है, चारों तरफ से डियर मैंने कट कर दिया है। ये जो कॉर्नर है इसको भी मैंने कट कर दिया है, ये जो कॉर्नर है इसको भी मैंने कट कर दिया है, और ये वाला कॉर्नर है इसको भी क्या कर दिया है सर, मैंने कट कर दिया है, और ये वाला कॉर्नर है इसको भी क्या कर दिया है सर, हमने कट कर दिया है। मतलब किस तरह से, आपका एक स्लो फॉर्मेट में मैंने इनको कट कर दिया है। कुछ इस तरह से आप इसको दिखाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो नोट्स भी तो बना रहे होंगे, जो मैं ये सारा लिख रहा हूँ इसके साथ साथ नोट्स बनाओगे तो काफी हेल्प हो जाएगी आपके पास। और ये वाला जो आपके पास है ये कैसा है सर, स्क्वायर है। ये मैं ए दे देता हूँ इसको, और ये आपके पास बी वाला है। तो ये डायग्राम जो आपका बी का है, और ये जो डायग्राम आपका ए का है। क्लियर है। तो मैं किसकी बात करूंगा, मैं ड्रिवन प्री कास्ट फाइल स्क्वायर सेक्शंस की बात करूंगा। तो स्क्वायर सेक्शंस में क्या बेनिफिट है सर, और क्या इसकी ड्रॉबैक्स है, तो ये चीज आप समझिएगा। स्क्वायर सेक्शन होगा अगर आपका, तो क्या होगा, वो इजी से कंस्ट्रक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर्ड सिंपल फॉर्म वर्क। ये क्या होगा सर, इजी टू कंस्ट्रक्ट होगा, इजी टू कंस्ट्रक्ट होगा, और इट्स रिक्वायर्ड सिंपल फॉर्म वर्क, और इसके लिए हमें सिंपल फॉर्म वर्क्स रिक्वायर्ड होगा एज कंपेयर अदर शेप, एज
कंपेयर्ड अदर शिप। वैसे तो ये सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है, बट कोई बात नहीं, हमने इसको यहीं पे कवर कर दिया है, क्लियर है। बट यहाँ पे इसकी जो थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में जो ड्रॉबैक है, स्क्वायर विद कॉर्नर चैम्फर्ड है, तो इसके कंपेयर में इसकी क्या ड्रॉबैक्स है आपकी स्क्वायर की? ये सर ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे क्या होता है आपके पास कि इनके एजिस पे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये एजिस जो है, ये कॉर्नर के जो एजिस है किसके हैं सर? ये कॉर्नर पे क्या है आपके एजिस है। ये कॉर्नर है आपका और ये कॉर्नर है आपका और ये कॉर्नर है आपका। इन पे क्या रहेंगे आपका? लॉसेस मोर रहते हैं, लॉसेस इज मोर रहते हैं, लॉसेस मोर रहते हैं। और क्या है सर आपका? लोड कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ये तब, बट ये है कि इजिली कास्ट जरूर किए जाते हैं, ठीक है, बट लॉस क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। बट जब मैंने इसको चैम्फर्ड कर दिया तो सर ये भी क्या है? इजी टू कंस्ट्रक्ट तो है, इट आल्सो इजी टू कंस्ट्रक्ट तो ये भी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने यहाँ पे चैम्फर्ड, कॉर्नर पे चैम्फर्ड प्रोवाइड किए, यानी कि कॉर्नर को एक क्या बना दिया? स्लोपी बना दिया, तो उससे क्या हुआ सर? मेरा लेस लॉसेस आए, लेस लॉस के साथ साथ मेरा क्या हो गया? आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? पी बोले लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसीलिए मैंने किसको प्रेफर किया यहाँ पर? अपने स्क्वायर विद कॉर्नर चैम्फर्ड को किया यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास? डी हो गया। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर भी बेटर नहीं है, स्क्वायर भी बेटर है, बट उस पे जो कॉर्नर पे जो लॉसेस आ रहे थे वो ज्यादा आ रहे थे, बट जब हमने उनको चैम्फर्ड कर दिया तो उससे क्या? उसके लॉसेस कम हो गए हैं। यहाँ पे क्या था सर? इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या थी? कम थी, बट इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो क्या थी आपके पास? ज्यादा थी। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया है स्टूडेंट, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम, किसकी बात कर रहा है? सिंगली रेनफोर्स बीम की बात कर रहा है। कंप्रेशन इज बोर्न इंटायरली बाय कंक्रीट, क्लियर है। बूम है भाई ये, ठीक है, BOMME, बूम इंटायरली बाय कंक्रीट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो रीजन बताइएगा क्यों सही है। दूसरी बात कर लेते हैं कि स्टील पॉसेस इनिशियल स्ट्रेस व्हेन एम्बेडेड इन कंक्रीट। नहीं, जब हम आरसीसी के अंदर बात करते हैं तो उस केस में आपकी इनिशियली क्या होती है? इनिशियल स्ट्रेसेस एम्बेडेड नहीं होती है कंक्रीट में। इनिशियल स्ट्रेसेस कौन सी? स्टील की, क्लियर है। बट यही केस आपका अगर किस में हो? प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हो, तो उस केस में क्या होता है सर? हमारे स्टील पॉसेस इनिशियल स्ट्रेसेस व्हेन एम्बेडेड कंक्रीट, कि जब आप क्या करते हैं अपने कंक्रीट में स्टील को एबेंडेड करते हैं तो वहां पे इनिशियल स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती है, ठीक है। बट आरसीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नोट्स पॉइंट कि जब सर हम आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी के केस में क्या होता है कि जो आपका स्टील होता है, स्टील डज नॉट possess the initial stresses, बट यही अगर हम बात करेंगे किसमें? अपनी प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, तो वहां पे क्या होता है? स्टील इज possess the initial stresses, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपके पास सिंगली रेनफोर्स बीम, तो सिंगली रेनफोर्स बीम किस केस में आएगा आपका? ये आएगा सर आरसीसी के केस में, सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है। तो ये तो आपके स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई है। जब बी गलत हो गई है तो ऑब्वियसली बात नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट सी स्टेटमेंट की, तो सी स्टेटमेंट क्या बोलती है? सी स्टेटमेंट बोलती है कि प्लेन सेक्शन ट्रांसफर टू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो बिल्कुल सही, ये अजम्पशंस आपका वैलिड है। बट यही अजम्पशंस आपका कहाँ वैलिड नहीं था सर? आपके डीप बीम में वैलिड नहीं था। डीप बीम में वैलिड क्यों नहीं था? क्योंकि जो उसकी डेप्थ थी वो सर ज्यादा थी एज कंपेयर टू स्पैन था। क्लियर है? ये बात आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका जो सी वाला
वाला ऑप्शन है वो क्या है, वो तो सही है। तो मुझे तो आंसर मिल गया है, तो आंसर क्या है आपका सी है। क्यों? बिकॉज दिस एजम्पशन इज वैलिड फॉर फ्लेक्सुरल। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखना। फ्लेक्सुरल में भी वैलिड है, आपके प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में भी वैलिड है, बट ये आपके डीप बीम में ये एजम्पशंस वैलिड नहीं है। क्लियर है। अब बचा आपके पास ऑप्शन ए बचा है। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, सी हो गया है। ये क्या बोला है कि कंप्रेशन इज बोर्न इंटायरली बाय कंक्रीट। इंटायरली बाय कंक्रीट में हो सकता है कब, इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। बट जब उसके ऊपर क्या आ रहे होंगे, बीम के ऊपर आपका रिवर्सल लोड आ रहे होंगे। रिवर्सल लोड किस केस में हो सकते हैं आपके पास, वो अर्थक्वेक लोड भी हो सकता है और आपके पास विंड लोड भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये जो आपकी एजम्पशंस है ये आपकी एप्रोप्रिएट एजम्पशंस नहीं है डियर, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपका वो क्या हो गया सर, सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। अगर मैं सी एजम्पशंस की बात करता हूं तो सी का मतलब क्या है, सी एजम्पशंस का मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा सर, आपके पास लीनियर बनेगा। इस एजम्पशंस का मतलब तो यही है सर, बिल्कुल यही है सर। द प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, इसका मीनिंग है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये भी क्या कर दिया है, बिल्कुल सही हो गया आपके पास। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपके लिए क्या बोला गया है कि M20 ग्रेड के लिए उसने टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना बोला है, 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है। तो यहाँ पे जो भी आपको गिवन दिया है पहले तो लिख लीजिएगा। आपके पास यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है सर कितना सर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया है, और उसके बाद उसने क्या दिया है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ दे दिया है। तो आपके पास कितना दिया है सर, 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया गया। पूछा क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी किस में आता है आपके पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं इनके रिलेशन की, किनके सर, आपके एफसीके की और एफएम के बीच में जो रिलेशंस रहता है वो क्या रहता है आपके पास, एफसीके इज इक्वल टू एफएम माइनस 1.65 इज स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो एफसीके आपके पास कितना है सर, ये 20 है हमारे पास, इज इक्वल टू एफएम कितना है, 27 है, माइनस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशंस। और यहाँ से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो 4.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया आपके पास। क्लियर है। तो यहाँ से जो मेरा राइट आंसर हो गया वो आपके पास सी हो गया है। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपके पास क्या दे देगा, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे देगा और आपसे पूछेगा कि मीन स्ट्रेंथ निकालिएगा। तो उस कंडीशंस में आपको मीन स्ट्रेंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालना होगा, तो उसके लिए आपका एक टेबल है, उस टेबल्स को आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेंगे हमारे पास, क्या रहेंगे सर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेंगे, और इधर क्या रहेगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशंस रहेगा। क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशंस रहेगा। अब जो मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस होगा डियर, वो किस में होगा, वो आपको जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा न्यूटन पर mm स्क्वायर से। क्लियर है। तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो अगर मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 से लेके M15 के बीच में है तो उस कंडीशन में मेरा स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना होगा, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मेरा क्या होगा, M20 से M25 के बीच में होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना होगा सर, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। अगर सर M25 से M60 के बीच में हुआ तो कितना होगा सर, ये 5 होगा। और अगर मेरे पास M65 से लेकर M80 के बीच में हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना हुआ आपके पास, 6 होगा। बेटर रहे कि ये जो टेबल्स मैंने आपको बताया है इस टेबल को भी आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन आएगा कि जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस है वो क्या आपका बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा आप कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है हमारे पास, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड डेविएशंस। वो क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दिख ही रहा हो आपको कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
क्लियर है? तो ये एडिशनल पॉइंट्स है, ये आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया है? सी इसका राइट आंसर आ गया है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टिव पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आरसीसी वर्ड वाज डेवलप्ड इन फर्स्ट टाइम, कि जो आरसीसी वाज डेवलप किया था फर्स्ट टाइम, वो किसने किया था? आपके जोसेफ मोनियन ने किया था, या जॉन स्मिटन ने किया था, या आपके फ्रैंकोइस कोगिनेट ने किया था, या जोसेफ एस्पिडिन ने किया था? देखिएगा, मैं यहीं से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। आरसीसी बोले तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो सबसे पहले जो आयरन रेनफोर्स यूज किया गया था वो आपके फ्रैंकोइस कोगिनेट द्वारा किया गया था। कब किया गया था आपका सर? फर्स्ट टाइम इसका जो आयरन रेनफोर्समेंट जो यूज किया गया, आयरन रेनफोर्स जो यूज किया गया था वो आपका कब किया गया था सर? 1849 में यूज किया गया था। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर किसकी? जोसेफ एस्पिडिन ने। तो जोसेफ एस्पिडिन ने क्या किया था सर? ये फाउंडर है किसके? आपके पोर्टलैंड सीमेंट के। तो सर इन्होंने 1824 में क्या किया था? इन्वेंटेड किया था इन्होंने अपना पोर्टलैंड सीमेंट किया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जॉन स्मिटन की, तो जॉन स्मिटन क्या है आपके पास? जॉन स्मिटन आपके पास फादर ऑफ सिविल इंजीनियर है। फादर ऑफ सिविल इंजीनियर है आपके पास। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है। ये पहले नॉन मिलिट्रियन थे जिन्होंने किसका निर्माण किया था? एडिस लाइट हाउस का निर्माण किया था। ये आपके पहले क्या थे? आपके नॉन मिलिट्रियन थे, नॉन मिलिट्रियन आदमी थे, नॉन मिलिट्रियन या नॉन सिविलियन आदमी थे, और सिविलियन से ही इनका नाम सिविल पड़ा। ये ऐसे नॉन मिलिट्रियन आदमी थे जिन्होंने किसका निर्माण किया था? आपके लाइट एडिस हाउस का निर्माण किया था। ठीक है। हाउस का निर्माण किया था जो कंप्लीट हुआ था 1759 में। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो किसका बना था? आपका लाइम का बना था। क्लियर है? उसके बाद हमारा जोसेफ मोनियर साहब जी आते हैं। तो जोसेफ मोनियर कौन थे हमारे पास? जोसेफ मोनियर ने आपको फेरो सीमेंट का निर्माण करवाया था। फेरो सीमेंट का निर्माण करवाया था। और ये यही जोसेफ मोनियर जी है जिन्होंने आगे जाके भी बहुत सारे काम किए। वो इनके काम को आपने उतना याद नहीं रखना है जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया। 1824 के बाद हमें एक और दिन भी याद रखते हैं, 1822 को। 1822 को क्या हुआ था? आपके विकट साहब जी आए थे। विकट साहब जी ने क्या किया था? ब्रिटिश सीमेंट का निर्माण करवाया था। किसका सर? ब्रिटिश सीमेंट का निर्माण करवाया था। क्लियर है? बाकी इससे ज्यादा डिटेल देखनी है तो यार मेरे चैप्टर्स में पड़ी है। चैप्टर्स में मैंने आपको एक एक डिटेल्स बताई है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आ गया है वो क्या आ गया आपके पास? फ्रैंकोइस कोगिनेट थे। ये जो थे हमारी, ये फ्रांस के थे, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरसीसी कैन बी क्लासिफाइड। अब जो आरसीसी वर्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे। देखिएगा, आरसीसी का मतलब है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। ठीक है। अब आप सभी कंक्रीट तो सभी जानते हैं। सर इसको हमने सीमेंट कंक्रीट नाम क्यों दिया? सीमेंट कंक्रीट नाम हमने इसीलिए दिया क्योंकि सर हमने सीमेंट को यहाँ पे एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है। ठीक है। और सीमेंट में किस तरह की प्रॉपर्टी होती है? इसमें कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टी होती है। कोहेसिव मतलब कि अपने ही पार्टिकल के साथ, सेम पार्टिकल के साथ भी अट्रैक्शन बना लेता है और डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ भी अट्रैक्शंस बना लेता है। दिस इज द कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टी। तभी हमने इसको नाम दिया सीमेंट कंक्रीट। अगर सर यहाँ पे एज ए हम बाइंडिंग मटेरियल में लाइम यूज करते हैं तो इसका क्या नाम देते हैं हम? सर लाइम कंक्रीट नाम देते हैं। क्लियर है? तो जो आपके पास ये सीमेंट कंक्रीट का जो पेस्ट बना होगा, जब इसको हमने वाटर के साथ बनाया होगा तो मेरे पास क्या बना होगा सर? पीसीसी बना होगा। ठीक है। ऑब्वियसली बात, पीसीसी बना होगा। जब ये पीसीसी बना होगा तो ये क्या था सर आपका पीसीसी? सर ये स्ट्रॉन्ग तो कंप्रेशन में था,
स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में था, बट आपका वीक किस में था सर? आपका टेंशन में था। बिल्कुल था सर। सर टेंशन में कितना वीक था? 1/10 ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था। 1/10 ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था। ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा कि हमारे पास क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी 100% है, तो ये इसकी जो टेंशन में जो वीक होगा कितना होगा? तो आपके पास 100 इंटू 1/10 यानी कि आपके पास 10%। तो बहुत सारी बुकों में आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये कितना वीक होता है सर? 10 to 15% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब जब हमने क्या किया है कि जब सर ये वीक इन टेंशन में है, तो इससे क्या हुआ, आपका जो बीम डिजाइन किया था उस बीम में क्या आना स्टार्ट हुई सर? बेंडिंग होना स्टार्ट हुआ। और जब हमने इसका कॉलम में यूज किया तो कॉलम में क्या आना शुरू हुआ सर? बकलिंग स्टार्ट हुई। जैसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपके पास कि मान लेते हैं ये बीम है आपके पास और ये आपके पास कॉलम है। ठीक है, तो बीम के ऊपर भी आपके पास लोड एक्ट कर रहा होगा, कुछ इस तरह से लोड एक्ट कर रहा होगा। आपके पास एज ए यूडीएल भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है। और कॉलम के ऊपर हमारे पास किस तरह का आ रहा है सर? हमारे पास कंप्रेशन एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ किस तरह से बकल करेगा, वो कुछ इस तरह से बकलिंग आएगी इसमें, इस तरह से। और यहाँ पे किस तरह से ये करेगा, कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा। तो मुझे ये टेंशन में वीक है, तो मुझे उस टेंशन को क्या करना है? कैरी करना है। तो इस टेंशन को कैरी करने के लिए, इस टेंशंस को कैरी करने के लिए, टेंशन टू कैरी के लिए मैंने क्या यूज किया सर? रेनफोर्स्ड यूज किए। रेनफोर्स मतलब कुछ स्ट्रेंथन वहां पे प्रोवाइड की। और रेनफोर्स में आपने क्या यूज किया सर? एज ए स्टील यूज किया, जिससे उसका नाम क्या पड़ गया सर? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पड़ गया। अब जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो होते हैं ये आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। देखिएगा, आरसीसी क्लासिफाइड टू टाइप्स, ये टू टाइप्स की होती है आपके पास। कौन कौन सी होती है सर आपके पास? देखिएगा, पहली जो होती है हमारे पास वो होती है आपके पास प्री कास्ट कंक्रीट। पहली क्या होती है सर आपके पास? प्री कास्ट कंक्रीट। थोड़ा सा इसको मैं ना ऐसा बनाऊं ताकि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस काफी बारी पूछा जाता है इंटरव्यू में। प्री कास्ट हो गया, प्री कास्ट कंक्रीट हो गया इसमें एक, और दूसरा हो गया कास्ट इन सीटू कंक्रीट। कास्ट इन सीटू कंक्रीट। अब क्या होता है, स्टूडेंट ना इसको याद नहीं कर पाते हैं कि सर आपने जो बताया कि आरसीसी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्री कास्ट कंक्रीट होते हैं, दूसरे कास्ट इन सीटू होते हैं। कास्ट इन सीटू का मतलब क्या होता है? जो आपके फील्ड पे प्रिपेयर किए जाते हैं, जो आपके साइट पे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके आइटम्स लिखूंगा। कौन कौन से आइटम आपको याद रखने हैं? आइटम ज्यादा नहीं, बट जो आपके काम के हैं। ठीक है, तो आंसर तो आपको मिल गया है, दो ही टाइप्स के होते हैं सर, तो आंसर तो काम बन गया है। देखिएगा, आइटम में सबसे पहले हम ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट है ये आपका कैसा मेथड है सर? ये लैब मेथड है। कैसा मेथड है? लैब मेथड है। और ये कैसा मेथड है आपका सर? साइट मेथड है। ठीक है, तो पहला जो आप डालोगे यहाँ पे वो आइटम में मेथड्स डालोगे कि ये किस तरह का मेथड है। तो लैब मेथड है तो आपके पास ये न्यू मेथड है, तो आप इसको न्यू मेथड नाम दे सकते हैं। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं कास्ट इन सीटू की तो ये कैसा मेथड है सर? आपका पुराना मेथड है। ठीक है, ओल्ड मेथड है। तो ये तो हमारा इसका आइटम देखा पहला मेथड। दूसरा आइटम हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम इसको कहां पे प्रिपेयर करेंगे? आपके लैब में प्रिपेयर करेंगे, तो इसकी क्वालिटी को क्या कर पाएंगे? हम कंट्रोल कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे इजीली। क्या कर पाएंगे सर? कंट्रोल कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, मेंटेन इजीली। इससे क्या होगा आपका कि जब सर हमने इसको कंट्रोल और मेंटेन इजीली कर दिया है, इसको नॉट इजीली, तो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूं नॉट इजीली। जब इससे इजीली कंट्रोल होंगे तो इससे क्या होगा? आपके पास वाटर सीमेंट रेशो कम वेस्टेज होगा। ठीक है, यानी कि वाटर सीमेंट रेशो प्रॉपर मात्रा में लगेगा। ठीक है, ये तो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी के बाद हम बात करेंगे किसकी? लेबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर?
इसकी लेबर की बात करते हैं। तो जब हम प्रीकास्ट कंक्रीट में करते हैं तो यहाँ पे जो लेबर हमें रिक्वायर्ड होती है वो लेस नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होती है, लेस नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होती है, लेस नंबर बस। और यहाँ पे स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है, नो स्किल्ड लेबर, कोई स्किल्ड लेबर की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जब हम किसकी बात करते हैं, आप साइट पे बना रहे हो तो वहां पे क्या चाहिए, हमें मोर लेबर चाहिए, मोर नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, और थोड़ा सा स्किल्ड पर्सन भी चाहिए, ये नहीं कि हर कोई उसको बना दे, ठीक है। लैब में तो ऐसा है कि सब आपने मशीनों पे काम करना है, उसको एक बार ही थोड़ा सा हल्का फुल्का सिखा दो तो काम कर लेगा। बट आप जब साइट्स पे बना रहे हो तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा सर कि वहां पे लेबर भी कम है, वो चाहे आपके पास सुपरविजन स्किल लेबर हो चाहे आपके पास सिंपल लेबर हो, उससे क्या होगा कि जो आपकी कॉस्ट, जो खर्चा आएगा आपका लेबर का, वो कम आएगा। क्लियर है। बट जब आप साइट पे जो आप वहां पे मजदूर लगा रहे हैं वहां पे उनका खर्चा क्या आएगा सर, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू आपके साइट पे। लेबर्स के बाद हम जो बात करते हैं स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन किसकी रहेगी, ऑब्वियसली बात है स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रीकास्ट कंक्रीट की क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, मोर रहेगी, जबकि इसकी क्या रहेगी सर हमारे पास लेस रहेगी। क्लियर है। उसी तरह से हम वेदर कंडीशंस की बात करते हैं, वेदर कंडीशंस की बात करते हैं। देखिएगा भाई, अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी रूम में बैठ के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर जो मर्जी हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेदर का। बट जब आप क्या कर रहे हैं, आप साइट पे यानी कि आप खुले में काम कर रहे हैं, नो इफेक्ट, यानी कि जब आप खुले में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका डिले होगा, यानी कि डिले होगा आपका वर्क, डिले होगा वर्क, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होगा। क्लियर है। वेदर कंडीशंस का भी इफेक्ट पड़ेगा। कॉस्ट की बात करते हैं अगर हम, तो जो आपका लैब में प्रिपेयर किया जाता है आरसीसी, उसका खर्चा कम होता है, लोगों को लगता है ज्यादा होगा बट कम होता है एज कंपेयर टू आपके साइट के। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर की, किसकी बात करते हैं सर, कॉन्ट्रैक्टर की। तो क्या सर आपका जो कंक्रीट जो आरसीसी आपका लैब में बनाया जा रहा है, क्या सर वो आपको वहां पे स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होगा, स्किल्ड, यस। तो वहां पे हमें किस तरह का चाहिए सर, स्किल्ड वाला चाहिए, स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर चाहिए एंड टेक्निकल चाहिए, एंड टेक्निकल चाहिए। बट अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो वहां पे आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर से काम चला सकते हैं। किससे चला सकते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर से काम चला सकते हैं। उसके बाद क्या है, मटेरियल की वेस्टेज, कि जो आप आरसीसी कहाँ बना रहे हो, अपने लैब के अंदर बना रहे हो, वहां पे जो मटेरियल की वेस्टेज होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि जो यहाँ पर क्या होता है सर, ये भी लिख देता हूं, मटेरियल्स की जो वेस्टेज होती है आपके पास, अभी मैं एक बार फिर बता दूंगा, इसमें क्या होती है सर, लेस होती है, साइड पे आपकी क्या होती है सर, ज्यादा होती है। क्लियर है। इसके अलावा और बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट ये काफी है, अगर आपके कभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाएं तो आप इनको भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला था कि इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरसीसी क्लासिफाइड, तो यहाँ पर मैंने ये आरसीसी का वर्ड आपको क्लासिफाइड करवा दिया है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो आरसीसी होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, वो हमारे पास होते हैं सर प्रीकास्ट कंक्रीट, जिनको एक लैब में प्रिपेयर किया जाता है, और कास्ट इन सीटू कंक्रीट, जिनको हम एज ए साइट पे प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके मेथड की, जो आपका लैब में प्रिपेयर किया जाता है ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब न्यू मेथड है। बट जब हम बात करते हैं कास्ट इन सीटू की, तो ये आपका ओल्ड मेथड है, पुराने जमाने से करते आ रहे हैं और आज भी ये मोस्टली किया जाता है। क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं सेकेंड आइटम की, यानी कि इसकी क्वालिटी की, कि जो भी आप लैब मेथड में आरसीसी बनाओगे उसका वहां पे क्या रहता है, क्वालिटी का कंट्रोल रहता है, उसको आप इजिली मेंटेन कर पाते हैं, जिससे क्या होता है आपका वहां पर सारा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, आपके साइट पे, तो वहां पे आपकी क्वालिटी के ऊपर ना तो उसका कंट्रोल होता है, ना हम उसको इजिली मेंटेन कर पाएंगे, तो इससे क्या होता है वो नॉट इजिली। ठीक है, हम सिंपल लिख दिया है। उसी तरह से हमने लेबर की बात जब की, तो जब हम लैब मेथड्स की बात करेंगे तो लैब मेथड में जब हम अपना कौन सा कंक्रीट बना रहे हैं, आरसीसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना रहे हैं, तो वहां पे हमें लेस नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होगी और वहां पे नो स्किल्ड लेबर्स भी हमें उतनी जरूरत नहीं है। बट जब आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं तो आपको लेबर भी ज्यादा चाहिए होती है और आपको वहां पे स्किल्ड
पर्सन भी रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है? स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर आप क्या कर रहे हो, आरसीसी का आप एज ए प्री कास्ट कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपके कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। बट अगर आप उसी आरसीसी को किसी साइट पे बना रहे हैं और तब उसका यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर में जो कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी सर, कम होगी। क्लियर है? वेदर कंडीशंस, क्या सर जो हमारे पास आरसीसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है उसका कुछ वेदर पे इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सर वो एक अंदर कमरे में तैयार किया जाता है, यानी कि लैब में बनाया जाता है। बट जब हम बात करते हैं किसकी सर, आपके कास्ट इन सीटू की, तो वहां पे आपका फर्क पड़ता है क्योंकि वो भाई खुले में बनाया जा रहा है और जब खुले में चीजें बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती है। क्लियर है? जिससे क्या हो सकता है, आपका वर्क वहां पर डिले हो सकता है। कॉस्ट की बात करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट की, कि जो आपके पास आरसीसी लैब में प्रिपेयर किया जाता है उसकी कॉस्ट सर कम होती है एज कंपेयर इन द साइट। क्लियर है? उसी तरह से क्या कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं कि जो आपके पास प्री कास्ट कंक्रीट होता है जो आपके लैब के अंदर बनाया जाता है, क्या सर वो आपको वहां पर टेक्निकल और स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होता है? जी हाँ, रिक्वायर्ड होता है। बट जब हम बात करते हैं आपके साइट पे, तो साइट पे आप एज ए लोकल कॉन्ट्रैक्टर से काम चला सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम वेस्टेज ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, जो लैब में आपका आरसीसी बनाया जा रहा है उसमें क्या होता है, आपका कम वेस्टेज होता है, बल्कि जो आपका साइट पे आरसीसी बनाया जा रहा है उस पे क्या होता है, आपका ज्यादा वेस्टेज आता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसी तरह से अब हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लोड्स आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू बिल्डिंग, कि इसमें से कौन सा लोड है जो हम कॉमनली बिल्डिंग में यूज नहीं करते। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल लोड की, तो इन्वायरमेंटल लोड में आपका डेड लोड भी इंक्लूड किया जाता है, लाइव लोड भी इंक्लूड किया जाता है, आपका अर्थक्वेक लोड भी इंक्लूड किया जाता है, आपका थर्मल लोड इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, स्नो लोड इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? बट मोस्टली हम क्या मान सकते हैं, आपका अर्थक्वेक लोड और आपका विंड लोड। क्लियर है? तो डेड लोड कंसीडर किया जाता है, यस सर। सर लाइव लोड कंसीडर किया जाता है, यस सर। तो इन्वायरमेंटल में ही तो आ गया, तो कौन कंसीडर किया जाता है, तो सर हमारा रेन लोड प्राइमरली कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। क्लियर है? लोड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि एक सरफेस स्ट्रक्चर है, कि इसमें से जो आपका सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास स्लैब है, स्लैब से जो मेरा लोड ट्रांसफर होगा वो कहाँ पे होगा सर, बीम के ऊपर होगा। बीम से मेरा लोड कहाँ ट्रांसफर होगा सर, वो सर कॉलम में ट्रांसफर होगा। सर कॉलम से कहाँ होगा सर, आपका फुटिंग में ट्रांसफर होगा। तो आपका लोड कहां से ट्रांसफर कर रहा था, मतलब यहां से ट्रांसफर कर रहा, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो आपके पास कुछ थिकनेस होगी, बट जो बीम की थिकनेस होगी डियर वो कुछ और ज्यादा होगी। कॉलम की जो थिकनेस होगी और ज्यादा होगी, फुटिंग की थिकनेस उससे भी और ज्यादा होगी। ठीक है? तो यहाँ पे इसने किसकी बात की है, सरफेस स्ट्रक्चर की। तो सरफेस स्ट्रक्चर्स आपके पास वो स्ट्रक्चर्स होता है जिसकी थिकनेस क्या होती है, स्मॉल होती है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन। जैसे कि हमारा यहाँ पर स्लैब है, स्लैब की थिकनेस आपको कम है बट बीम की उससे ज्यादा है, बीम से ज्यादा कॉलम की है, कॉलम से ज्यादा फुटिंग की है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरफेस स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, जिसकी स्मॉल थिकनेस होती है, जिसकी क्या होती है सर, स्मॉल थिकनेस होती है एज कंपेयर्ड टू अनदर डायमेंशंस। ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, आपके सरफेस स्ट्रक्चर की, तो सरफेस स्ट्रक्चर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। वैसे नहीं पूछा जाएगा बट आपको ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे पहले आता है आपके पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बाद आता है आपके पास प्लेट स्ट्रक्चर, प्लेट स्ट्रक्चर्स के बाद आता है आपके पास शेल स्ट्रक्चर,
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस जो काम का है वो यही है, कैसे आपको ड्राइव करना है कि लोड आपका कहाँ पे डायरेक्ट एक्ट करता है, आपकी स्लैब के ऊपर, स्लैब के बाद बीम पे, बीम के बाद कॉलम पे, कॉलम के बाद फुटिंग पे, और जो लास्ट में जो लोड आपका फुटिंग के ऊपर आ रहा है तो फुटिंग की थिकनेस सबसे ज्यादा होती है, उससे कम कॉलम की, कॉलम से कम बीम की, बीम से कम स्लैब की। तो यही बोल रहा है कि जिसकी थिकनेस कम होती है एज कंपेयर अदर डायमेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल हम एज ए स्लैब बोल सकते हैं। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मेथड यूज्ड टू एस्टैब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड, लाइव लोड व्हाट इज द रेफरेंस टाइम्स ऑफ पीरियड, किसकी बात कर रहा है, रेफरेंस टाइम ऑफ पीरियड की बात कर रहा है। यानी कि रेफरेंस टाइम्स ऑफ पीरियड आपका वो पीरियड होता है जो आपका पिछले 50 सालों में देखा गया है। ठीक है, यानी कि एक टाइम से क्या है, आपके पास एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जिसको हम एज ए स्टैटिकल पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं। क्लियर है, हालांकि ये चीज आपके क्वेश्चंस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो है आपका, ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का है, जो सबसे ओल्ड सोसाइटी है आपकी सिविल इंजीनियरिंग की, ओल्ड सोसाइटी है आपके सिविल इंजीनियरिंग की। अगर कभी कभी पूछ लिया जाए कि सर जो हमारे पास ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, सबसे ओल्ड सोसाइटी है आपकी सिविल इंजीनियरिंग की, जिसको कब फाउंड किया गया था, फाउंडेड इन 1852 में फाउंड किया गया था। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हम कुछ लिख लेते हैं जो आपके काम का हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेफरेंस टाइम की बात कर रहे हैं कि सर रेफरेंस टाइम क्या होता है। तो रेफरेंस टाइम आपके लिए क्या होता है, इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच इज statistically result collected। और जो इसका जो ये रेफरेंस टाइम जो यहाँ पे होता है, जिसमें आपका स्टैटिस्टिकली कलेक्टेड जो रिजल्ट होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कितना होता है आपका, 50 ईयर्स होता है। कितना होता है सर आपका, 50 ईयर्स होता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो। क्लियर है, क्योंकि इसके जो मार्क्स मिले थे सभी को कॉमन मार्क्स दिए गए भाई। ठीक है, क्योंकि आप इस क्वेश्चंस पे क्या लगा सकते हैं सर, रिट लगा सकते हो। क्लियर है, तो ये भी हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हालांकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये डीएसएस का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भी आ गया तो हम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, द नेट एरिया ऑफ राउंड बार्स टू रजिस्ट द टेंशन इज द एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शंस। आपको क्या बताना है, नेट एरिया ऑफ राउंड बार्स बताना है। तो मान लेते हैं आपके पास ये बार्स है कुछ इस तरह से, ये क्या है आपके पास, दिस इज द शैंक डाया। क्या है सर, ये मेरे पास शैंक डाया, और ये जो शैंक डाया होता है इसको मैं मैक्सिमम डाया बोल सकता हूँ, मैक्सिमम डाया बोल सकता हूँ। क्लियर है, और ये जो मेरे पास है यहाँ पर, ये क्या है आपके पास, दैट इज थ्रेड डाया। ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम डाया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको सर, मिनिमम डाया बोल सकते हैं, या बोल सकता हूं मैं डाया एट रूट ऑफ थ्रेड। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डाया एट रूट ऑफ थ्रेड भी बोल सकते हैं। क्लियर है, दिस इज द, ये आपको दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं आप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेस्ट बोलते हैं। क्लियर है, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, अब देखिएगा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है सर, इसको पिच बोला जाता है आपके पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिखा सकता हूं मैं, ये क्या है आपके पास, दैट इज पिच बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं यहाँ पर, पिच बोलते हैं। क्लियर है, जो आपके पास थ्रेडेड एरिया होता है, थ्रेडेड एरिया जो होता है आपके पास, वो क्या होता है, वो सर 0.78 टाइम्स ऑफ शैंक होता है। ठीक है, तो यही तो इन्होंने बोला है यहाँ पे कि
क्या बोल रहा है कि जो द नेट एरिया ऑफ द राउंड बार रजिस्ट द टेंशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द रूट ऑफ द थ्रेड। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी इसका राइट हो गया। तो कितना होता है आपके पास, ये 0.78 टाइम्स ऑफ द शैंक एरिया होता है। क्या होता है, 0.78 टाइम ऑफ द शैंक एरिया होता है। क्लियर है, ये आपका शैंक डाया हो गया और ये आपका थ्रेडेड डाया हो गया। ये थ्रेडेड डाया जो होता है आपके पास, ये मिनिमम डाया होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर R2। आपको क्या क्या निकालना है, R2 की वैल्यू निकालनी है। कब, जब हमारे पास इफ F क्या है आपके पास, राइज टू स्पेंड रेशो। राइज टू स्पेंड रेशो आपके पास कितना दिया है, 5 दिया है। तो मैंने आपके पास यहाँ पर पहले भी बताया और एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। क्लियर है, हमने क्या निकाला था यहाँ पर, हमने निकाला था यहाँ पे रूफ लाइव लोड। क्या निकाला था सर, आपको रूफ लाइव लोड निकाला था। और रूफ लाइव लोड को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, आपका LR से रिप्रेजेंट किया था। जो क्या था आपके पास, 20 R1 इंटू R2 था। R2 क्या था आपके पास, स्लोप रिडक्शन फैक्टर था। और जबकि R1 क्या था आपके पास, एरिया रिडक्शन फैक्टर। तो देखिएगा, इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। R1 क्या था आपके पास, एरिया रिडक्शन था आपके पास। और R2 क्या था, स्लोप रिडक्शन था। स्लोप रिडक्शन फैक्टर लिख दो आप, फैक्टर लिख दो इसको भी, ठीक है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, रूफ लाइव लोड। तो इसको आप लिख दो रूफ एरिया, सिर्फ रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर। इसको लिख दीजिएगा रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर। जो हमारे पास एरिया रिडक्शन फैक्टर था वो किस पे डिपेंड था आपके पास, ट्रिब्यूटरी ऑफ एरिया पे डिपेंड था। इट इज बेस्ड ऑन ट्रिब्यूटरी एरिया पे बेस्ड था, ठीक है। बट जब हम बात करते थे आपके रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर की, तो किस पे बेस्ड था डियर, वो आपके स्लोप पे बेस्ड था। बेस्ड ऑन स्लोप था आपके पास, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना है। क्लियर है, बेस्ड ऑन स्लोप था, जिसको आप F से रिप्रेजेंट करते थे। और F किस में था आपके पास, यहाँ पे दिया है राइज टू स्पैन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पैन यहाँ पे जो मेजर किया जाता था, किस पे मेजर किया जाता है, फीट में मेजर किया जाता था। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले हम किसका रिडक्शन फैक्टर देखते हैं सर, R2 का। तो R2 के लिए आपने क्या देखा था सर, 1.0 देखा था आपने सर, 0.6 देखा था आपने, और क्या देखा था लास्ट में आपने, 1.2 माइनस 0.05 आपका F था। R2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कब था सर, और ये कब था, और ये कब था आपके पास। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब हमारे पास क्या हो, स्लोप इज लेस देन 4 इंच पर फीट हो, 4 फीट हो। और 0.6 कब हो, जब हमारे पास स्लोप क्या हो सर, मोर देन 12 इंच पर फीट हो, ठीक है, ये था। और 1.22 माइनस 0.05 F कब था, ये कब था, जब हमारे पास क्या हो, स्लोप क्या हो आपके पास, लेस देन 4 हो और आपके पास 12 और 4 के बीच में हो, तो आपको ये लेना था। आज आपके पास स्लोप दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं R2, तो R2 मेरे पास क्या बन जाएगा, 1.2 माइनस 0.05 F। तो F कितना दिया है मेरे पास सर, 5 दिया है। तो ये 1.2 माइनस 0.05 इंटू आपके पास 5 कीजिएगा। तो यहां से जब इसको करेंगे 25, 1.2 माइनस 25, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये नियर अबाउट 0.95 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास, क्योंकि इन्होंने किसका बोला आप पर, 5 बोला। तो 5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 4 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। उसी तरह से हम किसकी बात करेंगे, आपके R1 की, यानी कि रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर की बात करेंगे। तो रूफ एरिया जो रिडक्शन फैक्टर आपके पास रहेगा, पहला सेम है 1.0 है, 0.6 है, और लास्ट में देखिएगा ये आपके पास 1.2 है। तो आपको नीचे यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, जब आप यहाँ लिखेंगे बिल्कुल 1.2 माइनस 0.001 एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी। ये याद रखना, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था, शायद मैंने वहां पे 0.01 किया है, तो वहां पे इसको चेंज कर दिएगा, 0.00 है। क्लियर है। ये कब सर, जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी
एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी क्या हो सर, लेस देन 200 फीट हो, लेस देन 200 फीट स्क्वायर हो। और ये कब सर, जब एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी इज मोर देन 1200, आपके पास 600, नोट 1200 नहीं आएगा, 600 फीट स्क्वायर हो। और ये कब नीचे वाला, कि जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी इज क्या रहे हमारे पास, लेस देन 200 रहे, 200 और किसके बीच में रहे सर, 600 के बीच में रहे। ठीक है, तो आपको ये वाला लेना है। तो आज तो उसने सिर्फ आपको क्या दे दिया था, R2 मतलब F की वैल्यू दे दी थी। हो सकता है F2 की जगह आपके पास वो क्या दे सकता है, एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी। तो एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी आपके पास मान लेते हैं 300 दे दिया, तो एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी आपके पास 300 दे दिया, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी हमारे पास 300 है, 300 फीट स्क्वायर है। तो 300 फीट स्क्वायर का मतलब कहाँ किसके बीच में लाई कर रहा है सर, लास्ट वाले। तो यहाँ पर जो R1 हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा 1.2 माइनस 0.00, एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी 300 फीट स्क्वायर। तो जो भी आंसर आ जाएगा तो आपका R1 भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा डियर। क्लियर है, तो ये भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट ए इज कैलकुलेटेड, कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि उसने ई से रिप्रेजेंट किया, वैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को ईसी बोलते हैं, जो क्या होता है आपके पास 5000 रूट ऑफ FCK होता है। अगर ये कब है आपके पास, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। अगर मैं ओल्ड कोड के मुताबिक देखता हूं तो EC कितना हो जाएगा आपके पास, 5700 रूट ऑफ FCK हो जाएगा। ये आपके पास IS 456 1978। अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करते हैं, तो वहां पे इसी से सॉल्व किया है। क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं FCK, तो FCK क्या है आपके पास, ये सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आपके पास। ठीक है, जो किसमें होगी आपके पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चंस। आज का लास्ट क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत रिवाइज हो गया है कि डेड लोड कंप्राइज ऑफ परमानेंटली अटैच लोड है या टेम्परेरी अटैच लोड है या परमानेंटली एज वेल एज टेम्परेरी है या स्नो लोड है। तो डेड लोड कैसा है आपके पास, परमानेंटली अटैच लोड है। और ये क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ, ये भी लिख दीजिएगा साथ में, इट इज द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटी लोड, एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटी लोड। ग्रेविटी लोड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये लोड होता है आपके पास, ये जो लोड्स होता है सर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो सेशन था, आज के सेशंस में भी हमने सभी क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस कवर की है। हो सकता है कुछ डिटेल एनालिसिस आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में भी पढ़ी होगी, बट कहीं ना कहीं जब हम उसको दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं तो चीजें आपकी और ज्यादा ग्राइंड होती जा रही है। चीजों को जितना ज्यादा ग्राइंड करोगे आपको उतना ही मजा आएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो उसमें मजा आना चाहिए, ना कि ये लगना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को रट रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चंस करो उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करो। इतना एक्सप्लेनेशन तो कर दो यार कि जो कम से कम आज की डेट में 90% स्टूडेंट जो कोचिंग कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट ही ऐसे रहते हैं जो थोड़ा सा क्वेश्चंस को अच्छे लेवल का पढ़ते हैं, और उन 10% में से भी 2% लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं। अगर आप भी इस तरह से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी टॉप रैंक हासिल करेंगे डियर। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम अपने पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे डियर।